हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं निशांत गोयल आप सभी का वे स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वे स्टडी ग्रुप आप सबके लिए लेकर आया है प्री कोर्स और फुल कोर्स और गारंटेड कोर्स। हम पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बजट के बारे में, बजट क्या होता है और बजट के कुछ टाइप्स पढ़े थे कि सरप्लस बजट क्या होता है, बैलेंस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है। इसके बारे में हमने सारी चीजें पढ़ी थी। उसी को और आगे कंटिन्यू टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बजट आपने सभी ने देखा था। हमारे जो भारत देश का जो बजट है वो किस प्रकार का बजट होता है, घाटे का बजट होता है, डेप्रिशिएट बजट होता है हमारा जो होता है। हमारे देश के बजट के अंदर आपने देखा होगा कि इनकम क्या होती है, कम है, और एक्सपेंडिचर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वो कौन सा बजट होता है साथियों, ध्यान रखना है, घाटे का बजट होता है, डेप्रिशिएट बजट कहलाता है। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको बताया था जो बजट है वो पेश करता है कौन, देश का फाइनेंस मिनिस्टर, देश का वित्त मंत्री, जो भी एट प्रेजेंट भारत देश के अंदर वित्त मंत्री होंगे या होगी, जो भी है, वो क्या करते हैं, बजट को पेश करते हैं। कुछ वित्त मंत्री ऐसे होते हैं जो बाद में भारत देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं, या कुछ भारत देश के बाद में प्रधानमंत्री बन जाते हैं, या कुछ ऐसे वित्त मंत्री भी हैं जो प्रधानमंत्री की पोस्ट पर रहते हुए जो बजट भी पेश कर चुके हैं। तो इसी के बारे में कुछ चीजें और पढ़ेंगे बजट के अंदर। तो हम पढ़ते हैं अभी ऐसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश कर चुके हैं। हमारा टॉपिक है आज का बजट। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बैठे बैठे वित्त मंत्री भी थे और वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने बजट भी पेश करा हुआ है। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी यही आती है, ऐसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश कर चुके हैं। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर, आपको चार ऑप्शन देगा कि बताइए निम्न में से ऐसे कौन से पीएम है जो पीएम के रहते, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री ऑलरेडी है वो, और प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बैठे बैठे अब बजट पेश कर चुके हैं। इसका मतलब क्या रहे होंगे, वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए देश के क्या बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने, और फाइनेंस मिनिस्टर बने तो बने, साथ के साथ बजट भी पेश करा जिन्होंने। तो ऐसे व्यक्ति कौन है, आप सभी जानते होंगे, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के आफ्टर इंडिपेंडेंट फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बारे में बात करें, इंदिरा गांधी, और इसके बाद बात करें राजीव गांधी। जानते हो आप सभी जने, इनका नाम सुना होगा आपने। ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और देश का बजट भी पेश कर चुके हैं। ध्यान रखना है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इंदिरा गांधी है और राजीव गांधी है। ये तीनों ऐसे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ऐसे प्रधानमंत्री रह चुके हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे बैठे ये देश के वित्त मंत्री भी बने और क्या पेश कर चुके हैं, बजट भी पेश कर चुके हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसमें तीन ही नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इसमें मनमोहन सिंह जी नहीं है, ध्यान रखना है। में ऑप्शन के अंदर कई बार हमें मुरारजी देसाई या मनमोहन सिंह जी दिया हुआ एग्जाम के अंदर, तो वो भी थे, लेकिन जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। मतलब उनका टाइम पीरियड क्या था, अलग अलग था, लेकिन इनका जो था वो टाइम पीरियड एक ही था। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है। तो याद रखना, ये तीन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। इसके बाद बात करें ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या रहे हो, भारत देश के वित्त मंत्री रहे हो। तो नेक्स्ट लिंक देखिए, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले वित्त मंत्री रहे हो, ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हो।
फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हों। ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर है जो प्रधानमंत्री तो बाद में बने, क्योंकि प्रधानमंत्री बाद में मतलब पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हो, वो है मोरारजी देसाई। सभी जने जानते हो मोरारजी देसाई। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था मोरारजी देसाई के बारे में कि सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? मोरारजी देसाई के नाम पर है। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सभी जने जानते हो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ऐसे करिए, अकॉर्डिंग टू लिख लीजिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन। ये चार ऐसे प्रधानमंत्री हैं या प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत देश के क्या रह चुके हैं? फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इनके नाम है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ये प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर एक साथ थे और ये प्राइम मिनिस्टर बाद में बने, उससे पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर से क्या बने हैं? देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद करें ऐसे राष्ट्रपति, ऐसे प्रेसिडेंट जो पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं। ऐसे राष्ट्रपति जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। कुछ ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो बाद में प्राइम मिनिस्टर, कुछ ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, कुछ ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर जो बाद में भारत देश के महामहिम बने, देश के प्रथम नागरिक बने, देश के राष्ट्रपति बने, क्योंकि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति बने ऐसे कौन से फाइनेंस मिनिस्टर हैं? वो थे प्रणब मुखर्जी। जानते हो सभी जने प्रणब मुखर्जी और आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। ये दो ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो बाद में भारत देश के राष्ट्रपति बने, भारत देश के प्रेसिडेंट बने। जानते हो प्रणब मुखर्जी, ये भारत देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं 2012 से लेकर 17 तक। भारत देश के क्या रह चुके हैं? राष्ट्रपति रह चुके हैं 2012 से 17। वर्तमान में है रामनाथ कोविंद जी, भारत देश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी हैं। और प्रणब मुखर्जी भारत देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में रह चुके हैं। प्रणब मुखर्जी, इनका देहांत हो गया है, ठीक है, ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखना, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला हुआ है। इन्हें 2019 में भारत का सबसे बड़ा सिविलियंस अवार्ड भारत रत्न भी मिला हुआ है। ध्यान रखना है, भारत का सबसे बड़ा सिविलियंस अवार्ड, नागरिक सम्मान है भारत रत्न। और इन्हें भारत रत्न कब मिला था? प्रणब मुखर्जी को 2019 के अंदर इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। और एक है आर वेंकट रमन, ये ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं जो बाद में भारत देश के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं, प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आए हैं। यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं काफी बार, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बजट के कुछ टाइप और होते हैं। बजट के टाइप, टाइप्स ऑफ बजट। नेक्स्ट लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ बजट। सॉरी, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बजट, बजट के प्रकार। बजट कितने प्रकार का होता है? वो तो हमने देखा था कि रिवेन्यू के अकॉर्डिंग कितने प्रकार का, कि बैलेंस बजट कौन सा होता है, ठीक है। कुछ और टाइप होते हैं, कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन पूछी जाती है इसके अंदर। जैसे पूछा जाता है जीरो बेस्ड बजट किसे कहते हैं, जेंडर बजट किसे कहा जाता है, आउटकम बजट किसे कहते हैं, ट्रेडिशनल बजट किसे कहा जाता है, परफॉर्मेंस बजट किसे कहा जाता है, ऐसे कुछ डेफिनेशन पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल बजट, परंपरागत बजट। ट्रेडिशनल बजट,
परंपरागत बजट जिसे कहा जाता है। इसे आम बजट भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन बजट। इसे आम बजट भी कहा जाता है। आम बजट, ध्यान रखना, आम मैंगो वाला आम नहीं, आम मतलब इसे नॉर्मल मेन बजट भी कहा जाता है। हमारे आपको बताया था भारत देश में दो तरह के बजट आते थे, एक आता था मेन बजट और एक आता था रेल बजट। ठीक है, मेन बजट मतलब आम बजट और एक रेल बजट। पहले ये इकट्ठा आता था, फिर 1924 में क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो अलग अलग करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? 1924 में वन बर्थ कमेटी, एक बर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन पर क्या करा था, रेल बजट और मेन बजट को अलग अलग कर दिया गया था। और बाद में 2017 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? अरुण जेटली जी थे। वापिस से मेन बजट को रेल बजट के साथ क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। इसे आम बजट भी कहा जाता है। क्यों? इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा कार्यपालिका, इसके द्वारा कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण लगाया जाता है। कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण लगाया जाता है। परंपरागत बजट, ट्रेडिशनल बजट इसे कहते हैं। ट्रेडिशनल बजट इसे कहा जाता है। इसे आम बजट भी कहते हैं। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि कार्यपालिका जो हमारे देश की एक होती है सबसे बड़ी न्यायपालिका और एक होती है कार्यपालिका। न्यायपालिका कर क्या किया जाता है, विधायिका का नियंत्रण लगाया जाता है कि आप भारत देश के अंदर देश का डेवलपमेंट करने के लिए, देश का विकास करने के लिए खर्चों का और जितनी भी आय के स्रोत हुए हैं उनका क्या किया जाता है, संचय किया जाता है और उसके अनुसार बजट बनाकर पेश किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, परंपरागत बजट। इसे आम बजट भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, आम बजट, परंपरागत, ट्रेडिशनल बजट। नेक्स्ट बात करें, इसके बाद आता है परफॉर्मेंस बजट जिसे कहते हैं निष्पादन बजट। निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट कौन सा होता है बजट? ये चालू वित्त परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना। चालू वर्ष होता है कि रिसेंटली जैसे भी चल रहा है 2020-21 के जो रिजल्ट्स आए, जो परिणाम चल रहे हैं अभी, इन्हें बेस मानकर, इन्हें आधार मानकर नेक्स्ट 2021-22 का बजट पेश जो तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। ध्यान रखना है, चालू वित्त वर्ष को आधार मानकर अगले वित्त वर्ष के लिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, अगले वित्त वर्ष के लिए बजट तैयार करना। बजट तैयार करना क्या कहलाता है साथियों? ये निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। ध्यान रखना है, परफॉर्मेंस बजट, परफॉर्मेंस बजट। चालू वित्त वर्ष का मतलब क्या है? जो रिसेंटली ईयर चल रहा है, जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, अभी चल रहा है 2020 एंड 21। हमेशा फाइनेंशियल ईयर इस प्रकार से लिखा जाता है क्योंकि हमारे भारत देश का फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो हमारे देश का रिसेंटली हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 2020 और 21। इस चालू वित्त वर्ष मतलब करंटली फाइनेंशियल ईयर को बेस मानकर, इसे बेस मानकर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा आएगा हमारा, 2021-22 का बजट तैयार करना क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट कहलाता है। नेक्स्ट बात करें इसके बाद, थर्ड नंबर पर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट या जिसे कहते हैं जीरो बेस्ड बजट, इसे क्या कहा जाता है, जीरो बेस्ड
बजट, जीरो बेस्ड बजट। जीरो का मतलब क्या होता है? ऐसा बजट जिसका प्रीवियस ईयर के बजट से, पिछले सालों के बजट से कोई लेना देना न हो, प्रॉपर नए सिरे से नया बजट तैयार करना क्या कहलाता है? जीरो बेस्ड बजट कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने 2020-21 के बजट के अंदर भारत देश के अंदर हमने 5 फ्लाईओवर बनाने का डिसीजन लिया था कि हम भारत देश के अंदर 5 या एम्स बनाएंगे या 5 मेडिकल कॉलेज बनाने का हमने क्या लिया, मान लीजिए डिसीजन ले लिया 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर। लेकिन उस ईयर के अंदर हमने जो बजट पास किया उसके अंदर हमने सिर्फ 2 या 3 दो ही कॉलेज बना सके, हम 2 ही मेडिकल कॉलेज, 2 ही एम्स हम बना सके। अब बाकी 3 रह गए। अब क्या हुआ? अगले साल का बजट फिर आया, उसमें कहा कि पिछले साल के बजट में तो 2 ही मेडिकल कॉलेज बने, 3 बाकी रह गए। तो कहा कि पिछले साल के बजट के अंदर जो हुआ वो हो गया, अब हम प्रॉपर नए सिरे से नया बजट इंक्लूड करेंगे कि हम इस साल क्या नई प्रोग्रेस कर सकते हैं, या उसमें क्या नया चेंजमेंट कर सकते हैं, या क्या नया बिल पास कर सकते हैं। तो ऐसा बजट जिसका प्रीवियस ईयर के बजट से कोई लेना देना न हो, दैट कॉल्ड इज जीरो बेस्ड बजट कहा जाता है। देख लीजिए, ऐसा बजट जिसका पिछले साल के बजट से कोई लेना देना न हो, कोई लेना देना न हो, क्या कहलाता है वो? जीरो बेस्ड बजट, शून्य आधारित बजट कहलाता है। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन पूछा गया, एक बार आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन था यूपीएससी एग्जाम में कि क्या क्वेश्चन था? सूर्य अस्त बजट किसे कहा जाता है? तो जीरो बेस्ड बजट को सूर्य अस्त बजट भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सनसेट बजट, इसे सूर्य अस्त बजट भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, सूर्य अस्त बजट के नाम से किसे जानते हैं? शून्य आधारित बजट को जानते हैं जिसका पिछले साल के मतलब प्रीवियस ईयर के बजट से कोई लेना देना न हो और नए सिरे से नया बजट तैयार करना क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे पहले भारत देश में सबसे पहले शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया या किसने पेश किया था? तो भारत देश में सबसे पहले शून्य आधारित बजट पेश किया था राजीव गांधी जी। राजीव गांधी ने सबसे पहले शून्य आधारित बजट पेश किया था। कब किया था? 1987-88। 1987-88 के अंदर भारत देश के अंदर राजीव गांधी, अभी मैंने आपको याद आ रहा होगा लिखवाया था कुछ समय पहले कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश कर चुके हैं। तो मैंने उसके अंदर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और एक नाम लिखाया था राजीव गांधी। तो राजीव गांधी वही व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री रहे और बजट भी पेश करे। और बजट भी पेश करा तो इन्होंने कैसा बजट पेश किया? जीरो बेस्ड बजट पेश करने वाले पहले बने हैं ये। और कब पेश किया था? 1987-88 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ध्यान रखनी ये चीज, राजीव गांधी सबसे पहले थे शून्य आधारित बजट पेश करने वाले। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आता है इसके हमारे सामने फोर्थ नंबर, आउटकम बजट। आउटकम बजट आउटकम बजट किसे कहते हैं? इस बजट का जो भी योजनाएं बनाई जाती है, देखा होगा आपने भारत देश के अंदर बहुत सी योजनाएं बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है, उन योजनाओं का ध्यान रखने के लिए कि वो योजनाएं पूरी हो रही हैं, टाइम पे पूरी हो रही है, नहीं पूरी हो रही है, उन पर निगरानी रखने के लिए, उन पर ध्यान रखने के लिए 3-3 महीने बाद क्या किया जाता है? उनका ध्यान देखा जाता है कि उस योजना, जैसे मान लीजिए हमने कोई योजना चलाई, सर्व शिक्षा अभियान या प्रधानमंत्री जन धन योजना या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हमने चलाई, तो वो योजना अच्छे से चल रही है, नहीं चल रही है, और उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो 3-3 महीने के बाद क्या किया जाता है? उनका
देख रेख की जाती है। तो योजनाओं का ध्यान रखने के लिए कि वो सही समय पर पूरी हो रही है, उसे क्या कहते हैं, आउटकम बजट कहा जाता है। योजनाओं का ध्यान रखने के लिए, योजनाओं का ध्यान रखने के लिए योजनाओं का ध्यान रखने के लिए क्या कहते हैं, आउटकम बजट। और आउटकम बजट की शुरुआत कब की गई थी, एग्जाम का क्वेश्चन है। आउटकम बजट की शुरुआत की गई थी 2005 में, इसकी शुरुआत की गई थी। ध्यान रखना है, योजनाओं का ध्यान रखने के लिए कि वो योजनाएं सही समय पर पूरी हो रही हैं, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। क्योंकि योजनाएं स्टार्ट करना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें प्रॉपर रूप से मेंटेन करना या ऑपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उन पर अच्छे से ध्यान रखने के लिए आउटकम बजट होता है। उनकी शुरुआत की गई थी 2005 में। नेक्स्ट पूछा जाता है, लास्ट है जेंडर बजट। जेंडर बजट, जेंडर बजट नाम से पता चल रहा होगा। जेंडर बजट क्या होता था, बजट जब बनाया जाता था ना, तो बजट बना लिया एजुकेशन के लिए, बजट बना लिया किसानों के लिए, बजट बना लिया रेल के लिए, बजट बना लिया हमारे डिफेंस के लिए, बजट बना लिया हमारे एमएसएमई के लिए, मतलब हमारी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जो सूक्ष्म मध्य व लघु उद्योग है उनके लिए। बजट बना लिया हमारा इंडस्ट्रीज के लिए, बजट बना लिया हमारा बैंकिंग सेक्टर के लिए, बजट बना लिया हमारे टेलीकॉम सेक्टर के लिए। ठीक है, बजट बना लिया गरीबों के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन महिलाओं की तरफ कोई बजट नहीं था कि जो महिलाएं हैं हमारे भारत देश के अंदर, जो फीमेल्स हैं, उनके डेवलपमेंट की विकास जरूरत है, उनकी सिक्योरिटी की जरूरत है, उनकी सुरक्षा की जरूरत है। आजकल आप देख रहे हो बहुत ज्यादा भारत देश के अंदर महिलाएं असुरक्षित हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं महिलाएं। तो उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए आपने देखा होगा भारत देश के अंदर महिलाओं को अच्छी हायर एजुकेशन नहीं दी जाती। कहते हैं कि आप तो पराया धन हो, ठीक है, आपको इतनी पढ़ाई की क्या जरूरत है। उन्हें 10वीं या 12वीं तक पढ़ाकर घर के काम काज के अंदर लगा दिया जाता है, उन्हें हायर एजुकेशन नहीं दी जाती। तो जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी हायर एजुकेशन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, ताकि वो अच्छी एजुकेशन ले सके, उनके सुरक्षा के लिए मेन मुद्दा आता है सुरक्षा। भारत देश का सबसे बड़ा इशू चलता है ये कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। मैं आप सभी को इस वेद स्टडी ग्रुप के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमें महिलाओं की सुरक्षा के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी महिला या दिखते हैं तो उनके हमें रक्षा करनी चाहिए, उन्हें सही समय पर उपचार वगैरह कुछ भी है, मतलब उनको कोई अगर समस्या है तो हमें उनका निदान करना चाहिए। क्योंकि भारत देश में आप देख रहे हो बहुत ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। अभी आपने देखोगे रिसेंटली यूपी के अंदर हाथरस कांड हुआ, या अभी हरियाणा के अंदर जो हुआ, काफी इस प्रकार से इश्यूज चलते रहते। तो हमें महिलाओं की सुरक्षा, उनकी शिक्षा, उनके विकास, उनके डेवलपमेंट, देखा होगा दहेज के लिए लड़कियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनका आर्थिक शोषण किया जाता है, उन्हें घर की चार दीवारी में कैद रखा जाता है, उन्हें घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एजुकेटेड नहीं है, बाहर नहीं निकल सकते, उनका समाज में तिरस्कार किया जाता है। इस तरह से काफी सारे इश्यूज रहते हैं, मुद्दे रहते हैं। तो कहा गया कि फीमेल्स के लिए भी एक अलग से बजट तैयार होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान में देखा होगा या महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें, प्रसव पीड़ा होती है डिलीवरी के समय, ठीक है, प्रसव पीड़ा के समय, गर्भावस्था के दौरान उनको प्रॉपर रूप से उनकी देखभाल की जा सके, ठीक है, उनको सही समय पर उपचार मिल सके, सही तरीके से उनका इलाज मिल सके। तो गांवों के अंदर आपने देखा होगा आंगनबाड़ी बनाई जाती है, आशा रानी जो बहनें वगैरह होती है, आशा जो होती है, केंद्र बनाए जाते हैं, ताकि महिलाओं को प्रॉपर रूप से जांच की जा सके, उनका सही समय पर गर्भावस्था धारण करने के बाद उनको प्रॉपर रूप से उनका बच्चा और माँ को सही रूप से स्वस्थ किया जा सके या स्वस्थ बचाया जा सके। क्योंकि बात करें मातृ शिशु दर, भारत देश के अंदर जो मातृ शिशु दर है, जो मातृ शिशु दर का मतलब क्या होता है कि प्रसव के दौरान क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बच्चे और मां में से किसी एक को बचाना होता है। तो ऐसी कई बार कंडीशन आ जाती है। तो उसके अंदर भारत के अंदर क्या हुआ है कि मातृ शिशु दर के अंदर क्या आई है, कमी आई है। ये हम पढ़ेंगे आगे, टॉपिक होता क्या है ये। तो लगी अभी पढ़ रहे हैं हम जेंडर बजट। तो जेंडर बजट क्या होता है कि इन सभी चीजों के लिए, कि महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, मतलब उनके विकास के लिए, उन्हें भी समाज के अंदर बराबरी का दर्जा मिल सके, समाज के अंदर पुरुष से कंधे से मिलाकर काम कर सके,
बाहर निकल सके, हर सेक्टर के अंदर अपनी वर्किंग कर सके। आप देख रहे हो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, एक वीमेन है। इसके बात करें हमारे देश की जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है, कपड़ा मंत्री है हमारी स्मृति ईरानी है। ठीक है, तो महिलाओं के विकास करना, महिलाओं के अंदर अच्छी एजुकेशन देना, उन्हें उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना, उनकी स्वास्थ्य पर, मतलब महिलाओं के लिए अलग से जो बजट तैयार किया जाता है कि हमें फीमेल्स के डेवलपमेंट, एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी सिक्योरिटी, प्राइवेसी के लिए जो बजट अलग से तैयार किया जाता है, दैट कॉल्ड इज जेंडर बजट। उसे क्या कहा जाता है? जेंडर बजट कहा जाता है। ध्यान रखना है, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए जो बजट तैयार किया जाता है उसे कहा जाता है जेंडर बजट कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है, इस जेंडर बजट की शुरुआत कब की गई थी? इस जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी सन 2005 में। इस जेंडर बजट की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी सन 2005 में, इसकी शुरुआत की गई थी। 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। ध्यान रखना है, जेंडर बजट ये क्या होता है? फीमेल्स के, महिलाओं के विकास के लिए जो अलग से वित्तीय बजट तैयार किया जाता है, अलग से जो फाइनेंशियल तैयार किया जाता है, वो क्या कहलाता है? जेंडर बजट कहलाता है। तो आज का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, आज का प्रश्न है कि बजट को हमारे संविधान में, बजट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस नाम से जाना जाता है? आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, ध्यान से सुन लीजिए मेरा क्वेश्चन। बजट को हमारे संविधान में किस नाम से जाना जाता है? आप सभी जने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा कि बजट को हमारे संविधान में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, तो आपको सही में आया होगा। हमने फर्स्ट पढ़ा था ट्रेडिशनल बजट, जिसे आम बजट भी कहा जाता है। सेकंड पढ़ा था हमने परफॉर्मेंस बजट, इसमें क्या होता है? करंट ईयर को बेस मानकर नेक्स्ट ईयर का बजट तैयार किया जाता है। थर्ड हमने पढ़ा था जीरो बेस्ड बजट की, जिसमें प्रीवियस ईयर के बजट का कोई रोल नहीं होता। करंट के अंदर नए सिरे से नया बजट तैयार करना क्या कहलाता है? जीरो बेस्ड बजट कहलाता है। और सबसे पहला जीरो बेस्ड बजट किसने अनाउंस किया था, पेश किया था? राजीव गांधी ने पेश किया था 1987-88 के फाइनेंशियल ईयर में। फोर्थ हमने पढ़ा था आउटकम बजट की, जो योजनाएं हो रही है उन पर ध्यान रखने के लिए, उनको सही रूप से चलाने के लिए, और इसकी शुरुआत की गई थी सन 2005 में। और जेंडर बजट की, फीमेल्स के लिए, विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो बजट तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जेंडर बजट। और इसकी शुरुआत की थी 2005 के अंदर। उस समय इसकी शुरुआत की थी, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम। ध्यान रखना, ये भी पी चिदम्बरम जी ने इसकी शुरुआत की थी जेंडर बजट की। तो आज की क्लास में साथियों इतने ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वे स्टडी ग्रुप के साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत नए नए आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहे हैं, कोर्स लेकर आ रहे हैं। आपकी कुछ समय के बाद आपकी क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट होगी, जिसमें आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे प्रीवियस ईयर के अंदर, ताकि आपकी क्वेश्चन से प्रैक्टिस, क्योंकि देखो अभी थ्योरी चल रही है, आपके ये सब नोट्स बनाते रहिए, बाद में जो क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन से और ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएंगी, और आपकी चीजें प्रॉपर रूप से अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो बस आप धैर्य बना के रखिए, बस रेगुलर अपनी स्टडी जारी रखिए इस प्रकार से। यही हमारे वेद स्टडी ग्रुप का लक्ष्य है, मोटिव है आप सबके लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और घर पर रहें।